सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नंदिनी गुप्ता, आपके महाविद्यालय की प्राचार्य, आप सबका बीएड प्रथम वर्ष की छात्राध्यापिकाओं का इस ऑनलाइन सत्रारंभ कार्यक्रम अभिनंदन में महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सबको बधाई देती हूं कि बीएड प्रशिक्षण के लिए आपका इस महाविद्यालय में प्रवेश हुआ है। आप निश्चय ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एलबीएस बीएड कॉलेज राजस्थान के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में अपनी एक विशेष पहचान और विशेष स्थान रखता है। हम सभी सरस्वती के उपासक हैं और सरस्वती की आराधना करते हैं, तो हम सबसे पहले मां सरस्वती को नमन करते हैं और ये चाहते हैं कि उनका वरद हस्त और उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। तो सबसे पहले इस सत्रारंभ कार्यक्रम में हम मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके उनकी वंदना करेंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सतगमय। हमने मां सरस्वती की आराधना की, मां सरस्वती का वंदन किया। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे और आपका पूरा प्रशिक्षण द्विवर्षीय निर्विघ्न पूरा हो, ऐसी हम आप सब के लिए मंगल कामना करते हैं। आपने प्रशिक्षण के लिए शिक्षण के क्षेत्र का चयन किया है और शिक्षक बनने का निर्णय लिया है। शिक्षक समाज के विकास की, राष्ट्र के विकास की धुरी होता है। शिक्षक नई पीढ़ी को दिशा देता है, उनका मार्गदर्शन करता है। शिक्षक एक जागरूक समाज की रचना करता है। शिक्षक ज्ञान का उत्पादन भी करता है और ज्ञान का प्रसार भी करता है। मैं कहूंगी कि शिक्षक उस कुम्हार की तरह है जो बालक के जीवन रूपी घड़े को अंदर से सहारा देता है और बाहर से उस पर अनुशासन की थाप देता है। यानी जिस तरह से कुम्हार घड़े में अंदर हाथ लगाता है और उसे ऊपर अपना थाप देकर सही आकार देने का प्रयास करता है, उसी तरह शिक्षक भी एक हाथ से बालक को सहारा देता है तो दूसरे हाथ से अनुशासन की थाप से उसके जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। शिक्षक वो है जो हारने पर भी जीतने के लिए आश्वस्त करता है, जो जीवन में
थक कर रुक जाने पर बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण का कार्य त्याग का, समर्पण का, निष्ठा का, सहनशीलता का और धैर्य का है। इसीलिए शिक्षक को हमारी संस्कृति में ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में कृष्ण को महान गुरु माना गया है। मैं गीता का एक प्रसंग उदाहरण के रूप में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं अपने उन विपक्षी बांधवों को देखना चाहता हूं जो कि युद्ध के लिए तत्पर हैं। इसलिए आप मेरा रथ मैदान के बीच में ले जाएं। कृष्ण ने वैसा ही किया और रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने अपने विपक्षी बांधवों की तरफ देखा और वो ये देखकर बहुत शोकाकुल हो गए और श्री कृष्ण से बोले कि मैं इन अपने रिश्तेदारों को, इन बंधु बांधवों को मारकर यदि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। इससे तो बेहतर है कि मैं निहत्था ही इनके हाथों मारा जाऊं। मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी, उसे उपदेश दिया, उसे समझाया, उसे धर्म नीति की शिक्षा दी, उसे सही और गलत का ज्ञान करवाया। और श्री कृष्ण के प्रयास से ये सारे उपदेश हम जानते हैं कि गीता के विभिन्न अध्यायों में लिखे गए हैं, क्योंकि गीता कृष्ण के उपदेशों का ही सार है। तो प्रथम अध्याय में जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, हठी था, आत्मविश्वासी था और इस बात पर आमादा था कि वो नहीं लड़ेगा, श्री कृष्ण के समझाने पर, धर्म और नीति का ज्ञान देने पर गीता के 18वें अध्याय तक हम देखते हैं कि वह अर्जुन स्वयं अपने मुंह से कहता है कि मेरे मन से सारे संशय दूर हो गए हैं, मेरा मोह भंग हो गया है और अब मैं यह धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो आपने देखा कि श्री कृष्ण ने कितने धैर्य से अर्जुन की बात सुनी, उसके प्रश्नों को सुना, उसकी जिज्ञासाओं का समाधान किया, उसे सही गलत का ज्ञान करवाया, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की ताकत जो है वो उसी पर छोड़ी। अंतिम निर्णय अर्जुन ने स्वयं लिया जब उसने ये जान लिया कि युद्ध करना उचित है, धर्म युद्ध उचित है, तब उसने युद्ध करने का निर्णय लिया। तो इस तरह मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगी, जो छात्राएं ज्वाइन कर रही हैं वो तुरंत अपना ऑडियो ऑफ कर लें, अन्यथा मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी और सभी को डिस्टरबेंस होगा। तो हम श्री कृष्ण के इन गुणों को एक शिक्षक के रूप में देख सकते हैं कि शिक्षक में जो श्री कृष्ण की तरह से परिश्रम करने का, धैर्य करने का, सहनशीलता रखने का, अपने बालक को सही और गलत का ज्ञान करवाने का और अंतिम निर्णय लेने का उसे अवसर देने का, तो ये गुण एक अच्छे शिक्षक में होना जरूरी है। अब आपका बीएड का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ होने जा रहा है। आप बीएड के प्रशिक्षणार्थी बन गए हैं, तो मैं समझूंगी ये ऑफ कर लीजिए। सुनीता बाजिया आपने ज्वाइन किया है शायद अभी जी, आप ऑफ कर लीजिए अपना ऑडियो। सबको डिस्टरबेंस होता है, ये मैं बार बार समझा रही हूँ। तो आपके बीएड का प्रशिक्षण कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। आज हमारा सत्रारंभ का दिन है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बीएड प्रशिक्षणार्थी में, एक ट्रेनी टीचर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि उसे एक सफल शिक्षक बनाने में लाभदायक सिद्ध होंगी। तो उनमें सबसे पहला है स्वाध्याय का गुण। एक शिक्षक में, एक प्रशिक्षणार्थी में स्वाध्याय सबसे पहली आवश्यकता है। जिस तरह से स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन और व्यायाम की जरूरत है, उसी तरीके से सक्रिय मस्तिष्क के लिए, या हम कहें कि मस्तिष्क को सक्रिय बनाने के लिए स्वाध्याय की जरूरत है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, हमें आत्मविश्वास देता है। इसलिए अध्यापक को अपने विषय का, जो उस विषय का अध्यापक बनने जा रहा है और अध्यापक है,
उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, अद्यतन ज्ञान होना चाहिए। तभी वो अपने विद्यार्थियों को विषय की सटीक, सही और नवीन जानकारी दे पाएगा। जिस तरह से एक लकड़हारा प्रतिदिन वृक्ष को काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज और पैना करता है, उसी तरह शिक्षक को भी अपने ज्ञान और अपने कौशल को निरंतर तराशते रहना चाहिए। दूसरा गुण जो मैं समझती हूँ एक प्रशिक्षणार्थी शिक्षक के लिए जरूरी है, वो है अनुशासन का। अनुशासन हमारे जीवन में वैसे भी हर क्षेत्र में, कहीं भी, चाहे विद्यालय में, घर में, परिवार में, समाज या राष्ट्र में, सब जगह बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षक का व्यक्तित्व बालक के लिए अनुकरणीय होता है। एक मॉडल के रूप में वो अपने शिक्षक को देखता है, तो ऐसा ही व्यक्तित्व अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के समक्ष रखना चाहिए। तो इसके लिए अनुशासन पहली आवश्यकता है। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। इन गुणों को मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से ही रख रही हूँ, क्योंकि कहानी से, वृत्तांत से, उदाहरण से आप देखेंगे, उदाहरण कौशल भी आप पढ़ेंगे, तो इनसे हम चीज को आसानी से समझ जाते हैं और वो लंबे समय तक हमें याद भी रहती हैं। तो मैं ऐसी ही अपेक्षा आपसे करती हूँ कि आज जो हम बातचीत करेंगे, जो चीजें, जो तथ्य, जो बातें मैं आपके सामने रखूंगी, तो अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान और आगे भी उन चीजों को याद रखेंगे। तो हम बात कर रहे थे अनुशासन की। तो अनुशासन जीवन में बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक पिता और पुत्र पतंग उड़ा रहे थे। अच्छी हवा चल रही थी, पतंग जो है आसमान में अटखेलियां कर रही थी और आराम से उड़ रही थी। दोनों पिता पुत्र प्रसन्न थे। अचानक पुत्र के मन में एक सवाल आया। उसने पिता से पूछा कि ये पतंग आसमान में कैसे उड़ रही है। पिता ने कहा ये डोर के साथ उड़ रही है। तो बालक ने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि इस डोर ने इस पतंग को पकड़ रखा है। यदि हम इस पतंग की डोर को छोड़ दें तो ये पतंग आसमान में और ज्यादा ऊंचा उड़ेगी। पिता ने कहा ठीक है, और वो बालक की नादानी पर मुस्कुराए और उन्होंने पतंग की डोर छोड़ दी। कुछ ही क्षणों में क्या हुआ होगा, पतंग जो है वो हिचकोले खाने लगी, इधर उधर हवा में डोलने लगी और कुछ ही मिनटों के बाद वो पतंग नीचे आकर झाड़ियों में फंस गई और तार तार होकर फट गई। तो यही हाल होता है किसी व्यक्ति का जब वो अनुशासित नहीं रहता। यदि जीवन में हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अनुशासन का पालन करें। तो जो अनुशासन हमारे महाविद्यालय के हैं, हमारे नियम हैं, जो कायदे हैं, जो व्यवहार है अध्यापकोचित, हमें उसका पालन करते हुए ही आगे बढ़ना है। अनुशासित रहकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा गुण जो मैं समझती हूँ प्रशिक्षणार्थी शिक्षक के लिए, वो है सकारात्मक सोच। आपकी सोच का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं ना बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ये ब्लड ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ये जीवन के प्रति सोचने का नजरिया है। हम जिस काम को करने जा रहे हैं या जिस काम को करने का हमने दायित्व लिया है, यदि उसके प्रति हमारा नजरिया पॉजिटिव होगा तो हम उस काम में अवश्य सफल होंगे और उस काम की गुणवत्ता भी श्रेष्ठ होगी। इस चीज को भी एक उदाहरण से मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे ये कहानी एक छोटी सी बहुत प्रिय भी है और अच्छी लगती है, क्योंकि ये उस चीज को पूरा स्पष्ट करती है, हमारी सकारात्मक सोच के विचार को। एक पहाड़ी पर एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक राहगीर उधर से गुजरा। उसने देखा कि कई मूर्तिकार जो हैं वो मूर्तियां बना रहे हैं। वो एक मूर्तिकार के पास गया। उसने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। मूर्तिकार पहले से ही झल्लाया हुआ था। उसने झल्ला कर कहा कि दिखता नहीं, किस्मत में पत्थर फोड़ना लिखा है, पत्थर फोड़ रहा हूं। राहगीर ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो आगे चल पड़ा पहाड़ी की तरफ, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था मंदिर देखने के लिए। एक दूसरा मूर्तिकार मूर्तियां बना रहा था। उसने उससे भी पूछा कि क्या कर रहे हो भाई, क्या बना रहे हो। उस मूर्तिकार ने कहा कि मुझे थोड़ा मूर्तियां बनाने का काम आता है और यहाँ मंदिर बन रहा था। मुझे अपने परिवार की रोजी रोटी कमानी है, जीविकोपार्जन करना है, इसलिए मैं यहाँ धंधे के लिए आ गया और मुझे यहाँ काम मिल गया
और अब मैं ये मूर्तियां बना रहा हूं ताकि अपने परिवार का लालन पालन कर सकूं। इसके बाद राहगीर और पहाड़ी की तरफ, ऊंचाई की तरफ चला। उसने देखा एक मूर्तिकार बड़ी तल्लीनता से मूर्तियां बना रहा है, बड़ा प्रसन्न है, प्रसन्नचित होकर ईश्वर के भजन गुनगुना रहा है और प्रसन्नता से अपनी मूर्तियों को तराश रहा है छैनी हथौड़ी लेकर। तो राहगीर ने फिर पुनः उससे वही प्रश्न दोहराया कि क्या बना रहे हो भाई? तो उस मूर्तिकार का उत्तर सुनिए कि कितना प्रसन्नचित होकर सही दृष्टिकोण से उसने उत्तर दिया। उसने कहा कि मुझे ईश्वर ने मेरे हाथों में ये हुनर दिया है कि मैं अच्छी मूर्तियां, सुंदर मूर्तियां तराश सकूं, और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे ईश्वर की मूर्ति तराशने का काम मिला है ना। ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं ईश्वर के दिए हुए हुनर को उनके लिए काम में ले रहा हूं, और मैं अपना सब कुछ लगाकर, अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने तीनों मूर्तिकारों को देखा, काम एक ही है, तीनों मूर्ति बना रहे हैं, तीनों मूर्तियां तराश रहे हैं, लेकिन फर्क किसका है? दृष्टिकोण का। पहला वाला मूर्तिकार झल्लाया हुआ बैठा है, मजबूरी में काम कर रहा है, तो उसके काम में, उसका काम का स्तर भी उतना ही निम्न होगा। दूसरा मूर्तिकार एक सामान्य समायोजन का दृष्टिकोण लिए हुए है कि कुछ और नहीं मिला तो मैंने मूर्ति बनाने का काम ले लिया क्योंकि मुझे परिवार को पालना है, तो उसका काम का स्तर क्या होगा? बिल्कुल मध्यम होगा, सामान्य होगा। तीसरे ने कहा कि मैं पूरी कोशिश से अपने इस कौशल को काम में ले रहा हूं और इस काम में मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो स्वाभाविक है कि उसके काम की गुणवत्ता सबसे श्रेष्ठ होगी। तो यही चीज कि जब हम किसी व्यवसाय का चयन करते हैं, किसी क्षेत्र का चयन करते हैं, तो हमें उसके प्रति सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। अब आपने क्योंकि शिक्षण व्यवसाय का चयन किया है, तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हमारा ये शिक्षण का कार्य सबसे पुनीत कार्य है, एक समाज सेवा का कार्य है। अन्य व्यवसायों में तो आप पैसा कमाते हैं लेकिन समाज सेवा नहीं करते, यहां आप शिक्षा देने का महान कार्य कर रहे हैं, तो ये एक श्रेष्ठ कार्य है ना। तो ये नहीं है कि हमें कोई और काम नहीं मिला या हमें कोई और प्रोफेशन में एडमिशन नहीं मिला इसलिए हम शिक्षण में आ गए। ये मजबूरी का भाव, बेचारगी का भाव नहीं होना चाहिए। एक गर्व का भाव, एक श्रेष्ठता का भाव, एक बेहतर कार्य करने का भाव आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अच्छा शिक्षण करना सीख पाएंगे। और चौथी सबसे बड़ा गुण मैं मानती हूं प्रतिबद्धता का, यानी कमिटमेंट जिसे हम कहते हैं। यदि हमें, हमारे अंदर हमारे कार्य के प्रति कमिटमेंट होगा, है ना, ये प्रतिबद्धता होगी, तो हम उस काम को अच्छा करेंगे और उस काम में अवश्य अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इस बात को मैं आपके सामने एक उदाहरण के रूप में रखूं, एक कहानी के रूप में, कि एडमंड हिलेरी, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, पर्वतारोही थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की। ये विजय उन्हें एक दिन में नहीं मिल गई या एक बार में नहीं मिल गई, उन्होंने कई बार कोशिश की, हर बार वो क्या हुए? असफल हुए। तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट के सामने खड़े होकर कहा कि हे पर्वत, तूने जितनी ऊंचाई हासिल करनी थी वो कर ली, लेकिन मेरे आत्मविश्वास की ऊंचाई तूने नहीं देखी है। मैं फिर लौटूंगा, पूरी तैयारी और अभ्यास के साथ लौटूंगा और तुझ पर फतह करके झंडा फहराऊंगा। और वही हुआ, उन्होंने पुनः कोशिश की और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की और आज विजेता के रूप में हम उनका नाम जानते हैं। तो ये क्यों संभव हुआ? उनकी प्रतिबद्धता के कारण। तो यही बात है कि यदि हम कहें कि ये गुण प्रशिक्षणार्थी शिक्षक में होंगे तो वो अवश्य ही एक अच्छा शिक्षक बनेगा। स्वाध्याय का गुण, अनुशासन का गुण, आपके सकारात्मक सोच का गुण और प्रतिबद्धता का गुण। तो आज ऐसे श्रेष्ठ शिक्षकों के निर्माण की महती आवश्यकता है जो शिक्षा की गुणात्मकता को ऊपर ले जा सकें। आज जो शिक्षा के क्षेत्र में हम गिरावट देख रहे हैं, आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे कि किसी एजेंसी ने सर्वे करवाया, किसी एनजीओ ने सर्वे करवाया और ये देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वे करवाया और देखा कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थी ढंग से जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते हैं, गणित के सामान्य प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं।
इसी तरह से 10वीं के पर में पहुंचकर भी विद्यार्थी इंग्लिश के सामान्य शब्दों की स्पेलिंग सही नहीं बता पाते। तो ये जो गिरावट दिखने को हमें मिलती है, इसके लिए शिक्षा प्रणाली के साथ साथ शिक्षक भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। तो आज में शिक्षा के क्षेत्र में आ रही इस गिरावट को, जो कि वास्तव में एक चिंता का विषय है, हमारी शिक्षा नीति में भी उसके लिए बहुत से प्रावधान और सुधार जो है वो किए गए हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि उसे भी लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका है? शिक्षक का। जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की। तो आज ऐसे श्रेष्ठ शिक्षकों के निर्माण की आवश्यकता है जो कि शिक्षा के इस गिरते हुए स्तर को बचा सके और पुनः भारत के प्राचीन गौरव को स्थापित कर सके। तो शिक्षकों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है? शिक्षकों का उत्तम प्रशिक्षण। और आज मैं समझती हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण कड़ी को ही कमजोर करने का काम किया है। अब आप स्वयं मुझे बताइए कि जब बीएड में प्रवेश होता है, तो बीएड में प्रवेश लेने के बाद में आप इस जुगाड़ में लग जाते हैं कि हमें कॉलेज ना आना पड़े। शिक्षक तो बनना चाहते हैं, है ना, बीएड की डिग्री चाहिए, इसलिए बीएड कॉलेज में प्रवेश तो लेते हैं, लेकिन आपका सबसे पहला सवाल क्या होता है? चाहे वो पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, मुझसे फोन करके पूछते हैं कि मैडम कॉलेज आना पड़ेगा क्या? हमारी बेटी, हमारी बहन कॉलेज तो नहीं आ सकती, है ना, ये बता दीजिए कि बिना कॉलेज आए काम चल जाएगा? हम बस परीक्षा देने आ जाएंगे, हम मैडम रिकॉर्ड पूरा करके आपको दे देंगे। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें जब मुझे फोन पर सुनाई देती हैं कि क्या आपके कॉलेज में मैडम एक्स्ट्रा फीस ली जाती है, क्या नॉन अटेंडिंग हो सकता है? नॉन अटेंडिंग टर्म तो हमने इस प्रोफेशनल कोर्स में आप लोगों से पहली बार सुनी। हम लोग तो प्राध्यापक जानते ही नहीं थे इसको कि नॉन अटेंडिंग भी क्या कुछ होता है क्या। तो क्या नॉन अटेंडिंग हो जाएगा? क्या किसी डोनेशन से काम चल जाएगा? हम डोनेशन दे दें, हम एक्स्ट्रा पैसा दे दें, मैडम ना आने की कितनी फीस लगेगी? तो इस तरह की चीजें जब सुनाई देती हैं, और एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि इस बार जो एडमिशंस हुए, छात्रा ने प्रवेश ऑनलाइन उसे वेरीफाई कर दिया गया। बाद में उसके 2 ब्रदर जो थे वो कॉलेज में आए और ऑफिस में मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमारी बहन आ तो नहीं पाएगी, हमें कितना डोनेशन देना है? तो मैंने कहा कोई डोनेशन नहीं देना, और आपकी ऑनलाइन क्लासेस हम लगाएंगे, ऑफलाइन कार्य करवाएंगे, तो आप ऑनलाइन भी अटेंड कीजिए, ऑफलाइन में भी जो कार्य बताया जाता है वो कीजिए, और हमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं चाहिए। मेरे कहने पर वो चले गए उस दिन। अगले दिन फिर पुनः लौट कर आते हैं कि नहीं, हमारी मम्मी ने कहा है कि मैडम को पैसे दे आओ, नहीं तो कॉलेज वाले बाद में तंग करेंगे। आप देखिए कि हम शिक्षक आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपको कौशलों का ज्ञान और प्रशिक्षण देना चाहते हैं, और ये कहा जाता है कि कॉलेज वाले तंग करेंगे। हम तो आपको उसी फीस में पढ़ाना चाहते हैं, हमें किसी भी पैसे का या कुछ अतिरिक्त आपसे लेने का लालच नहीं है। तो एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या कोई व्यक्ति बिना पानी में उतरे अच्छा तैराक बन सकता है? नहीं ना। जब तक वो पानी में उतरकर हाथ पांव नहीं मारेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वो तैराकी नहीं सीख सकता। इसी तरह क्या कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग सीट पर बैठे, बिना क्लच, गियर, स्टीयरिंग का प्रयोग किए गाड़ी चला सकता है? नहीं चला सकता, है ना। इस बात को जानते हैं ना कि मुझे यदि ड्राइंग रूम में बैठे बैठे कोई कह दे कि गियर ऐसे काम करता है, फर्स्ट गियर है, थर्ड गियर है, ऐसे बदलते हैं, स्टीयरिंग ऐसे है, ब्रेक ऐसे करते हैं, तो क्या मैं गाड़ी पर बैठने पर गाड़ी चला लूंगी? नहीं, जब तक मैं उसका अभ्यास नहीं करूं। इसी तरह से ही यदि क्रिकेट का बल्ला देखने से या क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ियों को टीवी पर देखने से क्या आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं? नहीं। जब तक खुद बल्ला हाथ में उठाकर वो व्यक्ति नहीं खेलेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा मैदान में, तब तक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। तो बिना अभ्यास के, बिना प्रशिक्षण के किसी भी क्षेत्र में जो भी प्रोफेशनल कार्य है, प्रशिक्षण संबंधी कार्य है, वो नहीं किया जा सकता। आप ही मुझे बताइए कि क्या आप ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना पसंद करेंगे या करवाने के लिए हाँ भरेंगे, जिसका कि आपको ये पता चल जाए कि इसकी ने तो फर्जी डिग्री ली है और ये तो कभी मेडिकल कॉलेज अटेंड करने गया ही नहीं। ये पता लगने के बाद
क्या आप उससे अपना या अपने किसी परिजन का ऑपरेशन करवाएंगे? नहीं। उत्तर होगा आपका नहीं। इसी तरह से अगर आपको ये पता चले कि किसी प्लेन में बैठ रहे हैं और इस पायलट को उड़ान का कोई अनुभव नहीं है, इसने फ्लाइंग स्कूल में जाकर कोई ट्रेनिंग नहीं ली है ना, इसकी ट्रेनिंग फर्जी है, फर्जी यानी बिना गए इसने सीखा है, तो आप ऐसे प्लेन में नहीं बैठेंगे, आप ऐसे नाविक की नाव में नहीं बैठेंगे जो कि आपको पता चले कि इसने पहले कभी नाव नहीं चलाई है। तो आपको अपने लिए किसी भी काम को, अपने किसी काम को करने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए? वेल ट्रेंड चाहिए, है ना, वेल ट्रेंड चाहिए ना। तो आपको अपने काम के लिए तो वेल ट्रेंड व्यक्ति चाहिए, और स्वयं आप अच्छी ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते, तो भाई उन मासूम बच्चों का या नई पीढ़ी का क्या दोष है जो कि अनट्रेंड, बिना सीखे हुए ऐसे शिक्षक से पढ़ें जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें शिक्षण विधि का प्रयोग करना, शिक्षण कौशल का प्रयोग करना, व्याख्या करना, बच्चे की साइकोलॉजी को समझना, जिन्हें ये सब नहीं आता, ऐसे टीचर से बच्चों को क्या आप पढ़ाना पसंद करेंगे? यदि आप नहीं कर सकते तो हमें स्वयं भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के भविष्य से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला आग्रह आपसे ये है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, किंतु हर समस्या का समाधान है। समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। यदि सॉल्यूशन कब है? जब आपका दृष्टिकोण उसे सुलझाने का हो, ना कि उससे पलायन करने का या बहाने बनाने का। बहानों का अंत नहीं है, पलायन का अंत नहीं है, लापरवाही का अंत नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज को करने की ठान लेते हैं तभी उस काम को हम सही कर पाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब देखिए विपरीत परिस्थितियां आई, अब सभी जानते हैं कोरोना की विपरीत परिस्थितियों से हम सभी वाकिफ हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में हमने अपने कार्य करने की शैली को बदला, हमने ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन आपके प्रवेश किए, ऑनलाइन आपका अब हम सत्र आरंभ कर रहे हैं, और इसी तरह से जो जो चीजें आगे होंगी, परिस्थितियां जैसी रहती हैं तो आपकी जरूरी चीजें हम ऑनलाइन भी करेंगे और फिर ठीक होने पर हम चीजें ऑफलाइन भी करेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध ये है कि जब हम ऑनलाइन कक्षाएं लगाएं तो उन ऑनलाइन कक्षाओं को आप नियमित अटेंड करें। मैंने आप सबके ग्रुप बना दिए हैं, आप उन ग्रुप को आपको ज्वाइन कर ले, जिसका भी यदि कोई रहता है तो वो मुझे सूचित करेगा, व्हाट्सएप करेगा, तो मैं ग्रुप में उसे ऐड कर दूंगी। तो आपकी ड्यूटी क्या है कि आप ऑनलाइन सूचना जो आपको मिलती है उन कक्षाओं को नियमित रूप से अटेंड करें। इसके लिए आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल स्मार्टफोन होना चाहिए एंड्रॉइड, और आपका नेट पैक अच्छा होना चाहिए। आपका नेटवर्क सही होगा, नेट पैक अच्छा होगा, स्पीड अच्छी होगी, तो आपको टीचर द्वारा बताई गई, दिखाई गई स्लाइड, विषय वस्तु आसानी से समझ में आएगी। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और फिर जो समय आपको बताया जाता है उस समय पर आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे। जिस तरह से आपको यदि ऑफलाइन कॉलेज पहुंचना होता है तो कॉलेज का जो समय होता है तो उसके हिसाब से हम अपने घर से निकलते हैं ताकि हम सही समय पर कॉलेज पहुंच सकें। तो ये जरूरी है कि ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप सही समय पर क्लास को ज्वाइन कर लें। क्लास के जो नियम आपको बताए जाते हैं, म्यूट रखना है, ऑडियो और वीडियो उसे म्यूट रखेंगे, क्लास के अंत में आप जो प्रश्न पूछने हैं आपको वो प्रश्न आप पूछेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के जो डिसिप्लिन है उन सब का आप पालन करें। तो ये मैं सोचती हूँ कि सब लोग मन में ये निश्चय करें कि जो भी समस्या आएगी उसे हम उसका सामना करते हुए, उन चीजों के प्रति समाधान करते हुए जिसमें हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी जो समस्या है उसे हम नहीं सुनते, हम उन चीजों का समाधान भी करना चाहते हैं, बशर्ते आपका दृष्टिकोण शिक्षण के प्रति और शिक्षण कार्य के प्रति सकारात्मक हो। तो आज आप ये संकल्प लीजिए कि लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे, तो हम लगातार पूरी मेहनत के साथ अपना काम करेंगे। अब आप इस महाविद्यालय के विद्यार्थी बन गए हैं और इस महाविद्यालय परिवार के आप सदस्य भी हो गए हैं, तो ये जरूरी है
कि जिस महाविद्यालय परिवार से आप जुड़े हैं, उस परिवार के, उस महाविद्यालय के उद्देश्यों से, उसकी गतिविधियों से, उसके गौरवशाली इतिहास से आपकी जानकारी हो, ताकि आप उसका एक संपूर्ण परिदृश्य आपके मस्तिष्क में अंकित हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार की है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिससे कि महाविद्यालय के संपूर्ण भौतिक संसाधनों, महाविद्यालय के उद्देश्यों और महाविद्यालय की उपलब्धियों और गतिविधियों की आपको जानकारी होगी। तो आइए अब हम देखते हैं महाविद्यालय का परिचय। जैसा मैंने कहा कि जब आप इस महाविद्यालय के सदस्य हो गए हैं, तो इस महाविद्यालय के बारे में संपूर्ण परिचय, इसके भौतिक संसाधनों का परिचय मैं आपके सामने स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। तो ये महाविद्यालय, ये इसके महाविद्यालय, पीजी महाविद्यालय की बिल्डिंग है। तो ये महाविद्यालय जयपुर के मध्य में तिलक नगर में बिरला मंदिर के पीछे स्थित है, और इस महाविद्यालय की नींव 1963 में रखी गई थी पंडित देवी शंकर जी तिवारी के द्वारा। उन्होंने इसकी स्थापना जो है भारत सेवक समाज इवनिंग कॉलेज के रूप में की थी। उनका उद्देश्य था कि जो वर्किंग लोग हैं, कार्यरत लोग हैं, वो अपनी सर्विस के साथ साथ भी यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो यहाँ शाम को अध्ययन कर सकते हैं। तो भारत सेवक समाज इवनिंग कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज का नाम दिया, है ना। तब से हम इसे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के नाम से जानते हैं। इसके संस्थापक जो हैं वो हैं, जैसा मैंने अभी नाम लिया, पंडित देवी शंकर जी तिवारी, है ना। पूजनीय पंडित देवी शंकर जी तिवारी का ये चित्र है। तो ये यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, और जिनके प्रयास से, जिनके कार्यों से और जिनके कहें कि शिक्षा के प्रति लगाव के कारण इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। पंडित देवी शंकर जी तिवारी जो हैं वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी और शिक्षाविद थे, और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे स्वभाव से अत्यंत सरल थे, मृदु स्वभाव के थे, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले थे। अपना पैसा खर्च करके भी वो किसी की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे 1949 से 1958 तक। वे जयपुर नगर परिषद के और प्रजामंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं। राजस्थान सरकार में वे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और इस महाविद्यालय की स्थापना शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता को दर्शाती है, और जिसका कि परिणाम है कि आज हम इस परिवार के सदस्य हैं। ये हैं हमारे संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रागेश्वर जी तिवारी। प्रागेश्वर जी तिवारी भारत सेवक शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, और ये विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं पर ये एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और राजस्थान में विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं में विभिन्न उच्च पदों पर अलग अलग विभागों में इन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, कार्य किया है। और सेवानिवृत्ति के बाद आप उच्च शिक्षा में के प्रचार प्रसार के लिए आप जुड़ गए हैं, और इनके पिता के द्वारा स्थापित आप कहें पौधे को, एक बीज को एक वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित करने के प्रयत्नों में आप निरंतर जुटे हुए हैं। इनका मार्गदर्शन, इनका सहयोग, इनका पितृवत व्यवहार और स्नेह सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है। और इन्हीं के प्रयासों से ही 1996 में लाल बहादुर शास्त्री महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई, यानी बीएड कॉलेज की स्थापना जो है वो 1996 में की गई। तो ये महाविद्यालय, क्योंकि महिला शिक्षा के प्रति इनका विशेष झुकाव था, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए जो है वो बीएड कॉलेज की स्थापना 1996 में की गई। तो ये आपके बीएड कॉलेज का जो है इधर का गेट है। और मैं कहूं कि जब स्थापना 1996 में की गई थी, तो अब ये वर्ष जो है वो इस महाविद्यालय की 25वीं एनिवर्सरी का जो है वर्ष है, कि 25 वर्ष सफलतम वर्ष जो है
जिस पर प्रत्येक सीढ़ी पायदान पर आगे बढ़ते हुए इस महाविद्यालय ने पूरी की है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि इस 25वें वर्ष का सेलिब्रेशन जो है उसमें आपने इस महाविद्यालय में प्रवेश किया है। ये महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य हैं स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती उमा तिवारी जी, जो कि एक बहुत ही सरल मृदु स्वभाव की, बहुत ज्ञानवान जो महिला थी और जिन्होंने इसकी स्थापना के समय इसके विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। अब हम देखें कि ये महाविद्यालय किन उद्देश्यों को लेकर चल रहा है। तो इस महाविद्यालय को का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना जो बालकों में श्रेष्ठ गुणों का बीजारोपण करके उन्हें भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठावान बना सकें। शिक्षकों में सतत परिश्रम करने, व्यावसायिक प्रतिबद्धता एवं व्यावसायिक नैतिकता विकसित करना इस महाविद्यालय का उद्देश्य है। शिक्षकों में नवीन तकनीकी साधनों, नवाचारों एवं नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना। जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए साधन हैं, नए इनोवेशंस हैं, एक 21वीं सदी के अध्यापक के लिए जरूरी है कि वो उनका प्रयोग करना कुशलता पूर्वक जाने। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं और शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन की कुशलता विकसित करना। और महिलाओं में, मैंने कहा कि इसीलिए ये महिला महाविद्यालय स्थापित किया गया, तो महिलाओं में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता एवं आत्मसम्मान का भाव विकसित करना। जब महिला स्वयं अपने पांव पर खड़ी होगी, शिक्षित होगी, स्वयं अपने परिवार को सहयोग दे सकेगी, तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जो पूरे समाज के लिए लाभदायक होगा। उन्हें आर्थिक रूप से, यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर देश की प्रगति में योगदान हेतु तैयार करना और भावी शिक्षकों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना। वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार शिक्षक को भी अपने कार्य प्रणाली, अपने स्वरूप में जो परिवर्तन लाना होगा चुनौतियों का सामना करने के लिए, उन सब का प्रशिक्षण भावी शिक्षकों को देना। तो ये महाविद्यालय के उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जहां हैं, क्योंकि अब आप यहाँ भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, तो ये जरूरी है कि मैं आपको महाविद्यालय का पूरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे परिचित करा दूं, ताकि जब आप यहाँ आए तो आपको ऐसा नया ना लगे, अपरिचित ना लगे। तो हमारे महाविद्यालय में 3 फ्लोर हैं। आपका जो है ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और फिर सेकंड फ्लोर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर आपका जो है वो प्राचार्य कक्ष है, कार्यालय है, प्राध्यापक कक्ष है, स्टाफ रूम, और आपके 2 क्लासरूम हैं, 61 और 62, और कंप्यूटर लैब है। तो सबसे पहले जब आपको मैंने दिखाया, आप अपनी बिल्डिंग से जो सूर्य मार्ग वाला रास्ता है उस पर आते हैं, उससे जब आप अंदर छोटे गेट से एंटर करते हैं और सामने आपको बगल में शिव मंदिर दिखाई देता है, पोस्ट ऑफिस दिखाई देता है, उससे सीढ़ियां चढ़कर जब आप ऊपर जाएंगे चैनल गेट से, तो आप राइट हैंड साइड पर प्राचार्य कक्ष है, प्रिंसिपल चैम्बर है, ये आपको दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल चैम्बर। यहां से आप सीढ़ियों से आते हैं तो ये प्रिंसिपल चैम्बर है, जहां आप प्रिंसिपल के पास आ सकते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी कोई आवश्यक कार्य जो है आपको उसके लिए। ये प्राचार्य कक्ष मैंने बताया प्रिंसिपल चैम्बर है, और ये आपकी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल चैम्बर में ही ये आपके सब प्रवक्तागण हैं, ये आप देख रहे हैं आपके सभी प्रवक्तागण। मैं एक बार आपको नाम लेके सबको बता दूं, क्योंकि अभी आप इतना उन लोगों से वाकिफ नहीं हुए हैं, कुछ लोग आए हैं उन्होंने देखा है। ये है नीरज मैडम, ये साइंस की हैं। ये है भावना मैडम, ये इंग्लिश की हैं, इंग्लिश विषय की हैं। ये है सीमा मैडम, ये सोशल स्टडीज की हैं, सामाजिक अध्ययन की टीचर हैं। ये है गीता मैडम, जो हिंदी विषय पढ़ाती हैं, हिंदी की टीचर हैं। ये है आपकी प्रिंसिपल डॉक्टर नंदिनी गुप्ता, जिनका विषय रसायन विज्ञान है। ये है आपकी मैडम राधा मैडम,
जिनका विषय नागरिक शास्त्र है। ये है लवलीन मैडम, जिनका विषय इतिहास है। और ये हैं प्रीति मैडम, जो कॉमर्स विषय की हैं। तो ये मैंने विशेष रूप से बताया ताकि आप अपने टीचर्स को शक्ल से पहचानने लगें और उनके विषय की जानकारी भी आपको हो जाए। आपने देखा आपके टीचर्स जो हैं कितने यंग और एनर्जेटिक हैं, देख रहे हैं ना, आपसे मिलने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए कितने उत्सुक हैं। ये कार्यालय है जिसमें ये हमारे बैठे हुए जो एम्प्लॉइज हैं, ये सुधा जी हैं, सुधा तिवारी जी हैं, ये श्री रामलाल जी हैं। ये आपका प्राध्यापक कक्ष है। प्राध्यापक कक्ष में आप देख रहे हैं रामलाल जी जो हैं आपके संस्कृत शिक्षण भी करते हैं और ऑफिस का दायित्व भी देखते हैं। ये स्टाफ रूम है। मैंने कहा कि जो इधर की तरफ कार्यालय, राइट हैंड साइड पे प्राचार्य कक्ष है और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफिस है, कार्यालय है, और वहीं अंदर जो है वो स्टाफ रूम है। ये आपका कक्षा कक्ष है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आगे चलेंगे गैलरी में तो वहां ये कक्षा कक्ष है 61, और उसके बाद यहाँ आपके जो कक्षाएं लगती हैं, आपकी कंपलसरी भी लगती हैं, आपकी टीचिंग की कक्षाएं भी लगती हैं। माइक्रो टीचिंग के समय भी आप इन्हीं कक्षों में बैठते हैं। ये है कक्ष 62, कक्षा कक्ष नंबर 62। ये भी गैलरी में आगे वहीं उस कक्षा कक्ष है। तो ये सारे आपके फर्स्ट फ्लोर पर हैं। उसके बाद है ये आपकी कंप्यूटर लैब। ये कंप्यूटर लैब, इसका अपग्रेडेशन अभी किया गया था। इसमें 40-45 कंप्यूटर्स हैं, अच्छे एडवांस कंप्यूटर हैं, एलसीडी कंप्यूटर्स हैं, जिनका कि आप इस्तेमाल करते हैं जब आप आईसीटी पेपर इसमें पढ़ते हैं या कार्य करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षण करते हैं, तब आपकी कक्षाएं यहीं इस कंप्यूटर लैब में लगाई जाती हैं। प्राचार्य कक्ष के साथ ही आगे जो है राइट हैंड साइड पर ये कंप्यूटर लैब है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर, महाविद्यालय भवन का सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर आपके क्या है, विशाल सभागार है, पुस्तकालय है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या कक्ष है, सोशल स्टडी करिकुलम जो रूम है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला है और कंप्यूटर प्रयोगशाला है। तो ये सबसे पहले जब आप ऊपर आए तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर, सेकंड फ्लोर पर जब आप सीढ़ियों से आए तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आपका ये सभागार है, हॉल जिसे हम कहते हैं। तो इस हॉल में आपकी मुख्य सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। आपकी प्रार्थना भी इसी हॉल में होती है, आपकी क्लासेस कंपलसरी की भी इसी हॉल में लगती हैं, आपकी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो भी इसी हॉल के अंतर्गत होती हैं। इसी हॉल में ये आप देख रहे हैं कि सभी बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे आज हमने ऑनलाइन की आपकी प्रार्थना, उसी तरीके से इस हॉल में बैठकर आप करते हैं। ये देख रहे हैं आप, छात्राएं प्रार्थना कर रही हैं, इसी सभागार में आपकी प्रार्थना होती है। फिर उसके आगे, ये किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर लीजिए, गाने की और इसकी आवाज आ रही है, ऑफ कर ले जिस भी छात्रा का ऑन है। उसके बाद ये आपका पुस्तकालय है। जब इसमें आप आगे बढ़ते हैं तो ये पुस्तकालय है हॉल के ही साथ आपका। तो इसमें ये आपकी लाइब्रेरियन है श्रीमती सोनिया तिवारी। ये आपकी सभी पुस्तकें यहाँ रखी गई हैं। आपके बैठने का स्थान है, पुस्तकालय और वाचनालय दोनों एक साथ हैं। ये वाचनालय है, यहाँ बैठकर आप पढ़ते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, यहाँ से आपको पुस्तकें दी जाती हैं, इशू रिटर्न आपका सब यहीं से होता है। फिर उसके साथ ही आपका इधर राइट हैंड साइड पर आपका सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या कक्ष है। यहाँ पर आपकी जितनी भी आप सोशल स्टडीज से संबंधित आप टीचिंग एड बनाते हैं वो यहाँ पर रखी जाती है। सोशल स्टडीज के अंतर, सोशल साइंसेस के अंतर्गत आपका हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, आपके जितने भी विषय हैं सोशल स्टडीज, ये सारे आते हैं। और उन विषयों की जो शिक्षण सहायक सामग्री, आप चार्ट मॉडल बनाते हैं, वो यहाँ रखे जाते हैं और आप उनको डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद इसी में आप आगे चलते हैं तो आपकी कंप्यूटर प्रयोगशाला है, कंप्यूटर लैब है। एक कंप्यूटर लैब आपकी फर्स्ट फ्लोर पे थी, एक कंप्यूटर लैब सेकंड फ्लोर पर भी है। तो आवश्यकता अनुसार आप इसका भी प्रयोग करते हैं।
ये ऑफ म्यूट कर लीजिए, जिसका भी ऑन है प्लीज। उसके बाद ये सोशल साइंस जो मैंने लैब बताई थी, उसी के अंदर ये आपकी साइकोलॉजी लैब है। आपका मनोविज्ञान का जो पेपर है, एकता और तारा नाथावल, आप दोनों अपना ऑडियो ऑफ करो। एकता, ये किसी के पीछे जो है ना, वो उसकी आवाज आ रही है, जैसे उसकी रहती है ना गाने की किसी उसकी। सब अपना ऑफ कर लें। ये आपकी साइकोलॉजी लैब है। साइकोलॉजी लैब में आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण रखे जाते हैं, साइकोलॉजी से संबंधित मॉडल्स, चार्ट्स रखे जाते हैं। अब जब आप यहाँ आएंगे तो आप पढ़ेंगे मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोरावस्था का मनोविज्ञान। तो उनसे उनके व्यक्तित्व को जांचने के लिए, विभिन्न गुणों को जांचने के लिए, टेस्टिंग के लिए कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनसे आप परिचित होंगे। और उन टेस्ट को आप प्रायोगिक रूप से बच्चों पर, व्यक्तियों पर डालकर भी देखेंगे। तो वो लैब जो है आपकी, ये साइकोलॉजी लैब है। इसके बाद हम आते हैं अब दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर, है ना, नीचे के भूतल पर आते हैं। तो इसमें आपके 2 शिक्षण कक्ष हैं। नीचे जहां से आप चैनल गेट से सीढ़ी से ऊपर आए थे ना प्रिंसिपल चैम्बर में, तो आपके नीचे आते ही आपके इधर की तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड पर शिक्षण कक्ष हैं 51 और 52। यहाँ भी आपकी माइक्रो टीचिंग की और टीचिंग की कक्षाएं लगती हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा पाठ्यचर्या कक्ष, कला एवं संगीत कक्ष, गर्ल्स कॉमन रूम, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम और खेल परिसर, है ना, ये सब चीजें ग्राउंड फ्लोर पे हैं। तो ये देखिए विज्ञान प्रयोगशाला। जब उस गैलरी में आप चलते हैं तो सबसे पहले अंत में उधर बड़ी सी आपकी विज्ञान प्रयोगशाला है, जहां आप देख रहे हैं कि सभी विज्ञान से संबंधित मॉडल्स, चार्ट्स, चित्र जो हैं वो सभी यहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी रखी गई हैं। विज्ञान प्रयोगशाला में ये देख रहे हैं आप, स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं, टीचर उन्हें किसी मॉडल के बारे में है, फुलरिन के मॉडल के बारे में समझा रही है। ये आपका भाषा पाठ्यचर्या कक्ष है। भाषा पाठ्यचर्या कक्ष के अंतर्गत भाषा में, लैंग्वेज में आप जितनी भी चीजें बनाते हैं, आप जो मॉडल बनाते हैं विभिन्न कवियों की, कवियत्रियों की, जो पद, जो कविताएं जिनसे संबंधित सामग्री बनाते हैं, वो इस भाषा पाठ्यचर्या कक्ष के अंतर्गत रखी जाती है। कला एवं संगीत कक्ष, ये कोई छात्रा है जिसके पास जो है कोई रेडियो या उसकी आवाज संगीत की आ रही है तो वो म्यूट कर ले। कला एवं संगीत कक्ष, ये जो है आपका आर्ट एंड म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन, ये आपका पेपर भी है, आपका समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अंतर्गत भी आता है। तो उनसे कला से संबंधित और संगीत से संबंधित सभी चीजें, कलात्मक चीजें और संगीत के इक्विपमेंट्स वगैरह सब इस कमरे में रखे जाते हैं और आवश्यकता अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। ये है गर्ल्स कॉमन रूम आपका, है ना, जहां इंटरवल में या आवश्यकता होने पर विद्यार्थी जो है, छात्राएं जा सकती हैं। इसके बाद ये है आपका देवी शंकर तिवारी ऑडिटोरियम। ये नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर सामने के कैंपस में है। ये हमारा और पीजी कॉलेज का कॉमन ऑडिटोरियम है, जिसका की प्रयोग हम कर सकते हैं जब भी हमें कोई बड़ा लेक्चर करना हो, कोई हमें कॉन्फ्रेंस हो कोई, तो उनमें उन स्थितियों में हम इसका प्रयोग करते हैं। सामूहिक कार्यक्रम जो किए जाते हैं संस्था के द्वारा, समिति के द्वारा, वो भी यहाँ आयोजित होते हैं। ये है आपका कॉन्फ्रेंस रूम है, मीटिंग हॉल है, जहां मैनेजमेंट कमेटी की, स्टाफ की मीटिंग्स वगैरह आयोजित की जाती हैं। ये है आपका खेल परिसर, आप देख रहे हैं, है ना, सामने जो है ये सारा खेल का मैदान है। यहाँ मंच बना हुआ है। यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण का जो सामूहिक कार्यक्रम किया जाता है वो इसी मंच से किया जाता है। यहाँ झंडारोहण किया जाता है और ये सामने खेल का मैदान है। अब हम देखते हैं कि महाविद्यालय, अभी तक हमने क्या देखा, मैंने आपको क्या बताया, महाविद्यालय के भवन परिसर के बारे में, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर्स, साधनों के बारे में आपको बताया। अब इन सब साधनों का उपयोग करके महाविद्यालय आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का पाठ्यक्रम के अनुसार संचालन करता है। तो वो कौन सी गतिविधियां हैं जो महाविद्यालय द्वारा संचालित की जाती हैं? तो देखिए, सबसे पहला है सत्रारंभ कार्यक्रम।
सत्रारंभ कार्यक्रम के अंतर्गत हम हवन भी करते हैं और अन्य तरीके से उद्बोधन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इत्यादि के कार्य भी किए जाते हैं। जिस तरह से अब हम आपका सत्र कैसे शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ, आपके सभी प्रवक्तागण भी आपसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, है ना। तो हम जब ऑफलाइन रहते हैं तो हम हवन इत्यादि से भी सत्र का आरंभ करते हैं। सत्रारंभ कार्यक्रम में माँ सरस्वती, प्रथम पूज्य गणेश की आराधना और वंदना करते हैं। आज भी हमने माँ सरस्वती की वंदना दीप प्रज्वलित करके ऑनलाइन वर्चुअली की। इसी प्रकार से हम ऑफलाइन करते हैं। इसके पश्चात आपका अभिनवन कार्यक्रम शुरू होता है। अभिनवन यानी आपका इंट्रोडक्शन, आपको परिचित करवाना। तो अब मैं जो कर रही हूँ वो क्या है, आपका अभिनवन। आपको महाविद्यालय के संसाधनों, उद्देश्यों, लक्ष्यों, गतिविधियों से मैं आपको क्या करवा रही हूँ, परिचित करवा रही हूँ, है ना। तो यही चीज है। तो इसमें हम सबसे पहले तिलक लगाकर आपका स्वागत करते हैं। अब ऑनलाइन हम तिलक नहीं लगा सकते, तो हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राध्यापिका छात्राओं के तिलक लगा रही है। ये उसके पश्चात आपकी प्राचार्य उद्बोधन देती हैं। आज मैं आपको ऑनलाइन संबोधित कर रही हूँ। महाविद्यालय की पहचान इसी चीज से बनती है कि वो शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए दिवसों का, महापुरुषों के से संबंधित दिवसों का, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कितनी अच्छी तरीके से और कितनी सक्रियता से, जागरूकता से करता है। तो हम जिन जयंतियों, पर्व और उत्सवों का वर्ष भर में आयोजन करते हैं वो बहुत से हैं। कुछ को मैंने यहाँ सम्मिलित किया है। शिक्षक दिवस जो हम सब शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार दिवस, सभी के अधिकारों, चाहे वो मानव मात्र होने से जो हमें प्राप्त हुए हैं उनसे उनकी जागरूकता के लिए। बसंत पंचमी जो कि अब आने वाली भी है, होली उत्सव, है ना। तो ये सब, तो ये विभिन्न उन दिवसों के आयोजन के चित्र हैं, पीपीटीज हैं जो आप देख रहे हैं। ये शिक्षक दिवस के आयोजन की है। डॉक्टर राधा कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण करके और उनके कार्यों को स्मरण करके शिक्षक दिवस के आयोजन में ये सभी आपके प्रवक्तागण हैं। मानवाधिकार दिवस के आयोजन में हम विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं। तो ये पोस्टर प्रतियोगिता के आयोजन का चित्र है। मानवाधिकार से जुड़े हुए निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, जो अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता ला सकें, उसके लिए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी उत्सव मनाया जाता है। आप देख रहे हैं आपके सभी प्रवक्तागण पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं और पीले पुष्पों से मां सरस्वती की पूजा और आराधना कर रहे हैं। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में है समाजोपयोगी उत्पादक कार्य शिविर। ये आपका एक अलग से पेपर भी है और ये आपका एक महत्वपूर्ण आपके प्रथम वर्ष की गतिविधि भी है। तो ये शिविर जब भी आयोजित किया जाता है तो आपको पूरी सक्रियता के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसके आपके अंक भी हैं और ये आपको जीवन के अलग अलग कौशलों को भी सिखाता है और कला का सृजन करने और सृजनात्मक वस्तुएं बनाने के का भी प्रशिक्षण देता है। तो ये समाजोपयोगी उत्पादक कार्य शिविर, इसका हमने नाम रखा है सृजन। तो ये चित्र है सृजन 2019 का, क्योंकि 19 के बाद में फिर 20 में कोरोना आ गया था तो हम ऑफलाइन शिविर नहीं कर पाए थे। 19 में जो हमने ऑफलाइन शिविर किया ये उसी का चित्र है ना, जहां विद्यार्थियों को हमने सिखाया। शिविर का उद्घाटन किया गया। ये देख रहे हैं आप उद्घाटन। ये अभी भी किसी छात्रा का ऑन है, कृपया ऑफ कर लें। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य शिविर में हम कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, कौन कौन सी अंतर सदनीय प्रतियोगिताएं कराते हैं, ये आप देखिए। देखिए ये चित्र बना हुआ है। इसमें हमने विद्यार्थियों की विद्यार्थियों ने ये जूट के बैग बनाए हैं, उन पर ये उसे सजाया है विभिन्न रंगों से डिजाइन बनाकर। तो ये छात्राएं इसे प्रदर्शित कर रही हैं। ये जूट बैग इसलिए बनाए गए थे कि प्लास्टिक का उपयोग ना हो और प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से परिचित करवाने के लिए कि हम जब बाजार जाएं
तो हम प्लास्टिक की थैलियां या थैले ना ले जाएं, बल्कि जूट का या कागज का प्रयोग करें। तो ये भी छात्राओं के द्वारा डिफरेंट टाइप की पेंटिंग सीखी गई है, उसे प्रदर्शित कर रही हैं। देखिए कितने उत्साह से बनाकर दिखा रही हैं। ये आपके पेपर मैशी की चीजें बनाई गई हैं, पॉट डेकोरेशन ये प्रदर्शित किया गया है, पेपर मैशी के द्वारा बनाई गई वस्तुएं। ये रंगोली प्रतियोगिता का हमने आयोजन किया था। परमानेंट रंगोली जो है कार्डबोर्ड से विभिन्न सजावटी चीजों का प्रयोग करके छात्राओं ने बनाई। तो देख रहे हैं ना, बसंत पंचमी पर ये प्रतियोगिता आपकी रखी गई थी। कोलाज निर्माण की प्रतियोगिता रखी गई थी, अतुल्य भारत, है ना, ये इसका था, टॉपिक था। इसमें छात्राओं ने किस तरह से भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति, रंगों, त्योहारों को समेटा है। इसके बाद है आपका भित्ति चित्र। इसका भी हमने कंपटीशन रखा था। वॉल पेंटिंग जिसे हम कहें, भित्ति मतलब वॉल और चित्र माने आपकी पेंटिंग बनाना। तो भित्ति चित्र का हमने आयोजन रखा था। ये देखिए छात्रा जो है बना रही है चित्र। ये भित्ति चित्र बनाया गया है स्वच्छ भारत का संदेश देने के लिए, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। ये है योग प्रशिक्षण। हम SUPW कैंप के अंतर्गत ही छात्राओं को 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण भी देते हैं। आपको विभिन्न आसनों का, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां आपको दी जाती हैं कि कैसे हम एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकें, हमारी जीवन शैली कैसी हो जो हमें स्वस्थ रखे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। तो योग हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इस चीज को तो कोरोना में अब सबने समझा है ना। जो लोग नहीं जानते थे या उसके महत्व को स्वीकार नहीं करते थे, वो भी अब ये समझने लगे हैं कि योग प्राणायाम शरीर के लिए कितना जरूरी है। और यदि इसमें हम नियमित रहते हैं तो स्वतः ही छोटे छोटे रोग जो हैं उनसे हम मुक्ति पा जाते हैं। तो यहाँ आपको ये सिखाया जाता है, और इन सीखी हुई चीजों को यदि आगे आप अपने जीवन में कंटिन्यू करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ होता है। क्योंकि शिक्षक के लिए शिक्षा जो प्राप्त करेगा या आगे जो शिक्षा देगा, तो वो वही कर सकता है समाज को दिशा, जो कि एक स्वस्थ नागरिक हो। खेलकूद प्रतियोगिताएं आपकी विभिन्न आयोजित की जाती हैं। ये आप देख रहे हैं खेलकूद प्रतियोगिताएं। खेलकूद प्रतियोगिताओं में आउटडोर गेम भी होते हैं और इंडोर गेम भी आयोजित किए जाते हैं। फिर ये आपके डिफरेंट कंपटीशंस हैं। ये फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है, छात्रा कर रही है। सोशल मीडिया को उसने फैंसी ड्रेस के माध्यम से प्रदर्शित किया। आप देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया बनी हुई है, इस पर डिफरेंट ये व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम दिखाए गए। एकल नृत्य का चित्र है। एकल नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। लघु नाटिका, डिफरेंट आपके टॉपिक्स पर करंट टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिन पर छात्राएं लघु नाटिका तैयार करके प्रदर्शित करती हैं। ये देख रहे हैं लघु नाटिका। इसके अलावा भी कुछ प्रतियोगिताएं की जाती हैं, जैसे बिना आग के व्यंजन की प्रतियोगिता, जिसमें आग का प्रयोग नहीं किया जाता। बिना आग के आप अच्छे व्यंजन कैसे बना सकते हैं, इस चीज को आप देखती हैं। ये भित्ति पत्रिका है, वॉल मैगजीन। आप पीछे देख रहे हैं, ये छात्राध्यापिकाएं खड़ी हैं और इनके पीछे दीवार पर ये कपड़ा बड़ा व्हाइट लगाया गया है। उसके ऊपर पूरी मैगजीन के पृष्ठों को, जो कि छात्राओं के द्वारा हस्तलिखित है, ये प्रिंटेड मैगजीन नहीं है, हस्तलिखित मैगजीन है, इसे छात्राओं के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया गया है, पूरी कंपाइल करके एक मैगजीन के फॉर्मेट में, है ना। तो इससे क्या है, आप एक शिक्षक के रूप में भी ये सीखते हैं कि आपको अपने विद्यालय की मैगजीन निकालनी हो तो हम किस प्रकार से उसे तैयार करें, है ना। अब इन सब चीजों को जो हम आपकी टीचिंग एड तैयार करवाते हैं साइंस में, SUPW में और सोशल साइंसेज में, उन सब चीजों की हम समय समय पर एग्जीबिशंस भी लगाते हैं। तो विज्ञान प्रदर्शनी, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य प्रदर्शनी और शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शनी। तो ये देखिए साइंस के जो मॉडल, वर्किंग मॉडल्स, चार्ट्स बनाए गए, उन्हें प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये SUPW की प्रदर्शनी है, उसमें तैयार की गई चीजों को दिखाया गया है। ये शिक्षण सहायक सामग्री जो आपके द्वारा तैयार की जाती है, उसे हॉल में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन हमने लगाई थी, जिसे
सभी जयपुर के महाविद्यालयों से लोग, छात्राएं, प्रवक्ता देखने के लिए आए थे। अब वर्ष के अंत में आपका पुरस्कार वितरण और विदाई समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें वर्ष भर में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उनमें स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। तो ये आपके पुरस्कार वितरण और विदाई समारोह का उद्घाटन का दृश्य है। ये हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री प्रागेश्वर जी तिवारी, जो दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन कार्य कर संपन्न कर रहे हैं। ये उनका हम सम्मान कर रहे हैं महाविद्यालय की तरफ से पुष्पगुच्छ भेंट करके। ये वो अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, छात्राध्यापिकाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि सम्मानित किया जाता है सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को। तो ये छात्रा को सम्मानित कर रहे हैं रीना मीना। ये एक बहुत अच्छी छात्रा हमारे कॉलेज की रही है। ये छात्राओं को पुरस्कृत कर रहे हैं। ये प्राचार्य पुरस्कार दे रही हैं छात्राओं को। और ये कुछ मधुर स्मृतियां हैं जो कि छात्राओं से के साथ जुड़ी हुई हैं। छात्राओं के साथ मिलकर प्राध्यापक गण किसी विशेष अवसर पर जो है वो केक काट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी जब धीरे धीरे 2 साल तक साथ रहते हैं तो बिल्कुल हमारे मित्रवत हो जाते हैं, है ना। तो शिक्षक जो है वो आपका दोस्त भी है, आपका मार्गदर्शक भी है, आपका पथ प्रदर्शक भी है, एक मॉडल भी है आपके रूप में, और आपके साथ बिल्कुल घुल मिल भी जाता है। तो यही एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। तो ये देखिए आपके सब शिक्षक जो हैं छात्राओं के साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और उत्साहित हैं। तो ये कुछ मधुर स्मृतियां जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमारे सभी प्रवक्तागण, जैसा मैंने कहा, आपके साथ ऑनलाइन जुड़े भी हुए हैं और आप इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, हमारे सत्रारंभ कार्यक्रम को। तो किसी भी महाविद्यालय की मैं कहूं कि पहचान जो है वो उसके प्रवक्ताओं से होती है। किसी भी महाविद्यालय का जो श्रेष्ठ है वो कब दिखाई देता है, जब उस महाविद्यालय के प्रवक्ता पूरे त्याग से, समर्पण से, एकजुट होकर एक टीम में रहकर कार्य करते हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, या मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि मेरे प्रवक्ताओं की टीम ऐसी ही एक सुसंगठित टीम है जो कि हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहती है कि हम अपना बेस्ट कैसे दें, हम बेस्ट कैसे करें, हम स्टूडेंट का हित कैसे करें। तो आप जब यहाँ आएंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके प्रवक्ता कितने सहयोगी हैं, कितनी आपकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते हैं और हमेशा आपको अच्छा और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये प्रवक्ता आपको अपने शब्दों के द्वारा शुभकामनाएं दे रहे हैं, जो शुभकामनाएं अभी आपको वर्चुअली मिल रही हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे उनका व्यवहार कितना कोऑपरेटिव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राधा महेश्वरी आपका बीएड के इस ऑनलाइन सत्र में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मेरा टीचिंग सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गीता दुबे बीएड के नवीन सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। नमस्कार। नमस्कार, आज से आपका ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भावना माथुर आपको टीचिंग सब्जेक्ट अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। आने वाला सत्र आपके लिए सफलमय एवं मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज शर्मा आपका इस ऑनलाइन सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा शिक्षण विषय सामान्य विज्ञान है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा अग्रवाल आपका इस ऑनलाइन सत्र में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरा शिक्षण विषय सामाजिक अध्ययन और भूगोल है। धन्यवाद। मैं लवलीन शर्मा आपके इस ऑनलाइन सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा शिक्षण विषय इतिहास है। आप सबका हमारे कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रीति विज है। मैं आपकी कॉमर्स की लेक्चरर हूँ। मैं आप सभी का बीएड फर्स्ट ईयर में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का नया सत्र मंगलमय हो। थैंक यू।
आपने अपने सभी प्रवक्ताओं से शुभकामनाएं ली और उनकी इन शुभकामनाओं से आपका आगामी सत्र जो है वो मंगलमय हो, सफलतम हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और मैं आप सबके लिए कामना करती हूँ कि दीप सम जलकर निरंतर, दीप सम जलकर निरंतर तिमिर से लड़ते चलो, ज्योति की जय हो तमस पर, छंद ये पढ़ते चलो, नेह की मधुगंध से, नेह की मधुगंध से जीवन सदा सुरभित रहे, कामना है शुभ प्रगति के पंथ पर बढ़ते चलो। अब मैं आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं देना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि आपकी प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाएं लगेंगी, जिनका समय रहेगा 11:30 से 12:30 और 12:30 से 1:30। तो प्रतिदिन आपकी ये कक्षाएं होंगी। आपको जो लिंक भेजा गया है उससे आप 11:25 से आप ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद सभी अपना ऑडियो और वीडियो जो है वो ऑफ रखेंगे, म्यूट रखेंगे। क्लास के बीच में आप नहीं बोलेंगे यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो, और क्लास के अंत में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रतिदिन आपकी जिस पेपर की क्लास होगी वह सूचना आपको ग्रुप पर दे दी जाएगी। जिन्होंने अपनी कॉलेज फाइल अभी तक नहीं बनाई है वे जल्दी ही आकर कॉलेज आकर अपनी फाइल बना लें। डॉक्यूमेंट्स बहुत लड़कियों के आ गए हैं। किसी का कोई डॉक्यूमेंट रहता है, विशेष रूप से यदि आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो वो आप बना लें। तो ये जिनकी भी नहीं बनी है तो 24 तारीख तक वो कॉलेज आकर बना लें, क्योंकि 25 तारीख से आपकी कॉलेज की जो विंटर वेकेशन जो है शुरू हो जाएगी 25 से लेकर 2 तारीख तक। तो 2 तारीख के बाद 3 को आपका कॉलेज खुलेगा। तो इसीलिए सभी लोग आज में और कल में आपकी फाइल तैयार कर लें। अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रख रही हूं कि कुछ चीजें जो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं, फोन से भी पूछते हैं, तो मैं कुछ उन प्रश्नों का आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है FAQ, उनका आंसर यहाँ पर दे दूं। कॉलेज कब आना है? कॉलेज कब आना है ये मैंने आपको बताया कि अभी तो 3 दिन है, तो ये आपका कार्य ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि ये आपका सत्रारंभ और अभिनवन कार्यक्रम है। तो ये अभी ऑनलाइन चल रहा है आपका। इसके बाद जब विंटर वेकेशंस आपकी हो जाएंगी, शीतकालीन अवकाश, तो उसके समाप्ति के बाद जैसी भी स्थितियां रहेंगी, कोरोना की यदि विपरीत परिस्थितियां नहीं रही तो हम ऑफलाइन कार्य करेंगे, तब आपको कॉलेज आना होगा। कॉलेज का समय आपका 11 से 4 बजे का रहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि कॉलेज से किताबें मिलेंगी, तो आपका जो आई कार्ड आपने बनाया है वो जब आप कॉलेज आएंगे तो साथ लेकर आएंगे, और जिनका नहीं अभी बना है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए जब आएंगे तो लेकर बना लेंगे। वो आई कार्ड आप लाएंगे, उसके आधार पे आपका लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, और तब आपको लाइब्रेरी से 3 बुक्स इशू की जाती हैं, और वो बुक्स रिटर्न करके आप उन्हें फिर दूसरी अन्य नई बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप चाहते हैं पाठ्यक्रमों की बुक्स बुक बैंक के द्वारा भी दी जाती हैं। स्कॉलरशिप के फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो अभी आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए बहुत समय है, आप उसे भरना अभी आपको बता दिया जाएगा उसका, तो वो भरना आप शुरू करेंगे। फिर छात्राओं के राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो इनरोलमेंट जिनको करवाना है, जो अन्य यूनिवर्सिटी से छात्राएं हैं, वो छात्राएं अपना उस यूनिवर्सिटी से जिससे उन्होंने BSc BA किया है वहां से अपना माइग्रेशन तुरंत निकलवा लें, क्योंकि इनरोलमेंट के समय आपका ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ में सबमिट होता है। तो ये माइग्रेशन निकलवा लें, इनरोलमेंट के आपका भी होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं उसकी अलग से सूचना आपको ग्रुप पर दे दी जाएगी। तो जो भी दूसरी यूनिवर्सिटीज की छात्राएं हैं वो विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखें। ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगी? तो ये मैंने कहा कि अभी इस समय चल रही है आपकी, विंटर ब्रेक के बाद जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। टीचिंग सब्जेक्ट्स आपको जब आप जनवरी में आएंगे, जनवरी में शीतकालीन अवकाश के बाद आपको बताए जाएंगे कि प्रथम वर्ष में आपका शिक्षण विषय क्या होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट सबके एक से होते हैं, बस अंतर किसमें होता है? आपके टीचिंग सब्जेक्ट में, कि आपका हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, सिविक्स है, उसी में होता है, तो वो आपको बताया जाएगा। यूनिफॉर्म जो छात्राएं ले जा रही हैं उसको कैसे तैयार करना है, कैसे बनाना है, ये आपको बता दिया गया है।
तो वो आप उनको बनाकर आप तैयार कर लेंगे, और जब आप ऑफलाइन कॉलेज आएंगे तब उन यूनिफॉर्म्स को जो आप पहन कर आएंगे, है ना। तो ये कॉलेज आने पर यूनिफॉर्म आपको पहनना जरूरी है। अब मैं आपके सामने एक चीज जो रखना चाहती हूँ कि आप जिस महाविद्यालय से जाते हैं, महाविद्यालय से को पास आउट करने के बाद महाविद्यालय में रहते हैं, तो महाविद्यालय से जाने के बाद आपको कुछ सालों बाद क्या याद रहता है? आप पढ़ाई हुई सैद्धांतिक चीजें तो भूल जाते हैं, लेकिन वो यादें हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं, या वो अनुभव, वो मधुर स्मृतियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं, जिन्हें हमने किसी प्रतियोगिता की तैयारी करते समय, किसी नाटक की रिहर्सल करते समय, किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय, या किसी बाहर पिकनिक या भ्रमण पर जाने पर प्राप्त किया होता है। तो वो यादें हमेशा हमारे जीवन के साथ चलती हैं, और जब भी आप अपने उस प्रशिक्षण के समय को याद करते हैं, दोहराते हैं, तो कहते हैं हमने ये किया था, हमने ऐसे किया था, हमने ये चीज बनाई थी, हम वहां गए थे, इसमें बहुत मजा आया था। तो ये यादें हमारे जीवन की एक तरह से संजोई हुई राशि अमानत होती हैं। तो ऐसी ही कुछ पिछले वर्षों की यादें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, जिन्हें देखकर आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारी पहले की छात्राओं ने क्या क्या गतिविधियां की और उसका आनंद कैसे लिया। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कितना मजा और कितना आनंद जो है सबको आ रहा था, जो आपको दिखाई दे रहे थे। तो इसी तरह से जब आप भी महाविद्यालय में आएंगे और यहाँ होने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, तो ये यादें आपके जीवन के साथ भी जुड़ जाएंगी, हमारे लिए भी होंगी कि हम भी इन छात्राओं को जब देखते हैं तो वो दिन, वो समय, वो पल, वो क्षण याद आ जाता है। तो यही चीजें जीवन की अमूल्य निधि हैं और वास्तव में यही हमारे अनुभव हैं जो सच्ची शिक्षा कहलाते हैं, है ना। तो आज तो शिक्षा के लिए यही कहा जाता है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि जो भी, जिसकी भी ये कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो उन समस्याओं के साथ समायोजन करते हुए आप महाविद्यालय की नियमित गतिविधियों में भाग लेंगे तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं यही कहूंगी अंत में कि ज्ञान कर्म में भक्ति चाहिए, ज्ञान कर्म में भक्ति चाहिए, जीवन में अनुरक्ति चाहिए, कोई मंजिल दूर नहीं है, आत्मबल की शक्ति चाहिए। सबको पुनः मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैंने आपको आगे के लिए भी सूचना दे दी है कि कल 11:30 बजे आपकी ऐसे ही क्लास होगी, तो आपको आगे की गतिविधियों के बारे में और बताया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। कोई छात्रा कुछ पूछना चाहती है? किसी का नाम यदि नहीं जुड़ा है, कोई आपकी फ्रेंड है, कोई ऐसा नंबर है या नंबर आपका स्वयं का है और आपके किसी रिलेटिव का जोड़ा गया है, तो उसकी सूचना आप मुझे व्हाट्सएप पर दे देंगे, मैं उसमें चेंज कर दूंगी। अब छात्राएं अपना वीडियो खोल सकती हैं। मैम बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, ये पूछ रही हूँ डॉक्यूमेंट 24 तारीख से पहले मतलब कि जमा करने हैं या फिर बाद में? देखिए, मैंने आपको सूचना दे दी कि 25 से शीतकालीन अवकाश है, तो आपको प्रवक्ता नहीं मिलेंगे। विंटर ब्रेक होती है ना, स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हो, अभी तक जानते हो, तो उस समय आपको कॉलेज में कोई नहीं मिलेगा। तो आप 24 तक ये कार्य अवश्य करवा लें। यदि किसी कारण से किसी का रह जाता है तो वो फिर 3 तारीख को करवाए, ठीक है। 24 तक करवा लें तो अच्छा है। आप यूनिफॉर्म ले लेंगे, डायरी सेट ले लेंगे, क्योंकि 3 तारीख से फिर क्या है, आपकी टीचिंग स्टार्ट होगी, तो आपके पास डायरी होनी चाहिए, डायरी में आप लेसन बनाएंगे। तो कोशिश ये करो कि आप 23 और 24 में कॉलेज आकर, आज 22, 23, 24 में कॉलेज आके ये काम कर लो। कॉलेज कितने बजे खुलती है? कितनी बार बताया आपने? सुना नहीं मैंने कितनी बार आपको प्रेजेंटेशन में बताया? याद है ना? याद रखना है, बताइए बातों का। चलिए, ऑल द बेस्ट सबको। अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्ते मैम, थैंक यू।